integrate it, add wings to your career. हेलो गाइज, वेलकम बैक। आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। कल लास्ट क्लास में हमने ईएस के क्वेश्चन करे, आज हम लोग करेंगे एसएससी प्रीवियस ईएस के क्वेश्चन। आप लोग, आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा कि जो जैसे क्वेश्चन चल रहे हैं। देखो, ये जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं ना, आप जितने ज़्यादा करोगे आप लोगों को उतना ज़्यादा फायदा होगा। हम लोग तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन करा सकते हैं, 100-200 क्वेश्चन लगभग अपने अब तक 50 और 83 क्वेश्चंस हो गए। आज के कुछ 20-25 क्वेश्चन है, मिला के 100+ क्वेश्चंस हो जाएंगे अब तक के अपने सॉइल मैकेनिक्स में, और बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छे खासे हो रहे हैं। तो आप बस रेगुलर पढ़ते रहो और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते रहो, ठीक है। अब आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो, सारे के सारे क्या है, क्वेश्चंस बहुत सरल है, एसएससी के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए। अब लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन कर रहे थे 33 क्वेश्चन, मैंने क्या बोला, एक क्वेश्चन में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन अपने वहाँ हो गए। ऐसे मान के चले तो 100 क्वेश्चन अपन ने कल कर लिए। आज कुछ क्वेश्चन आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर अ ग्रेनुलर सॉइल विथ इंक्रीजिंग वॉइड रेशियो द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ये क्या बोल रहा है कि ग्रेनुलर सॉइल है, उसमें अगर वॉइड रेशियो इंक्रीज हो रहा है तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, IC = G-1/1 E। आप लोग फिर बोल रहा हूँ कि पहले आप सॉल्व करो, उसको लिखो कुछ कि भाई आपका आंसर क्या है। यार, अगर नहीं आता तो छोड़ दो, लेकिन गलत मत करना है। बस नेगेटिव मार्किंग अपने को नहीं करवानी। वैसे राजस्थान JEN में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, अभी तक का तो यही है। लेकिन अगर हो भी जाती है बाद में नेगेटिव मार्किंग, तो अपने को वही ध्यान रखना कि अपने एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं। गलती से क्या होगा कि आप बाद में भुगतोगे, यार पॉइंट्स में रह गया, ये क्वेश्चन गलत नहीं करता तो सही होता। तो तुक्का नहीं मारना है यहाँ पर, तो तुक्का मारने का सवाल ही नहीं। यहाँ पे अगर आदत पड़ गई आपके तुक्का मारने की तो आप आगे भी मारोगे, ठीक है। तो अपने को तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है। तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर अ ग्रेनुलर सॉइल विद इंक्रीजिंग वॉइड रेशियो द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला है G-1/1 E होता है, अपन ने पढ़ा है। अब ये बोल रहा है अगर E बढ़ेगा, अगर E इंक्रीज होगा तो वॉइड रेशियो पे क्या मतलब क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो E आ रहा है नीचे, अगर नीचे वाली चीज बढ़ जाएगी तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो इसका आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया अपना A। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर E बढ़ेगा तो ये नीचे वाली टर्म बढ़ जाएगी, नीचे वाली टर्म बढ़ गई तो फिर ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। G के बारे में कुछ बोला नहीं, तो G क्या है, कांस्टेंट है। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा अगर इंक्रीज वॉइड रेशियो इंक्रीज हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ द फॉलोइंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट इन अ ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स द इनिशियल हेड ऑफ 1000 mm इज ड्रॉप्ड टू 350 mm। ये क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टाइम दे रखा है 300, टाइम दे रखा है 3 आवर्स, ठीक है। अब बोल रहा है कि इनिशियल हेड ऑफ 1000 mm, यानी कि H1 दिया है 1000 mm। देखो, ऐसा क्वेश्चन आप बोलोगे सर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, ये एसएससी के ही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि पिछली बार लगभग 25 क्वेश्चन एक सेट में आ गए थे न्यूमेरिकल, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द स्टैंड पाइप, यानी कि स्मॉल d जो है 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और द लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ द सॉइल स्पेसिमेन आर 20 सेंटीमीटर, लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और डाया ऑफ हो जाएगा अपना 10 सेंटीमीटर। अब ये क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी mm/s में, K पूछ रहा है mm/s में। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि देखो, कुछ दिया हुआ है, ये देखो mm/s में पूछ रहा है, ये आवर्स में दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड में, 3 × 60 मिनट में हो गया, इंटू सेकेंड कर दिया, तो अपने ये सेकेंड में आ गया टाइम। अब देखो बाकी सब तो ठीक है, ये अपने को सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये कितना है 0.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 5 mm, ठीक है। और 20 सेंटीमीटर हो जाएगा 200 mm, और ये हो जाएगा 100 mm, ठीक है। अब अपने को ये स्मॉल d यानी कि एरिया ऑफ स्टैंड पाइप क्या हो जाएगा, अपने को d नहीं चाहिए होता, अपने को a चाहिए होता है। तो एरिया क्या होता है π/4 × d², और यहाँ पे भी हो जाएगा एरिया π/4 × कैपिटल D²। अभी मैं इनको सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, K = 2.303 × स्मॉल al log of 10 H1/H2 डिवाइडेड बाय कैपिटल A × T, ठीक है। इसमें अगर हम पुट कर देंगे ये सारी की सारी चीजें, इसको एज इट इज पुट कर। अब मैंने क्या एरिया क्यों नहीं निकाला कि π/4 से π/4 नीचे और ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये थोड़ा आपको सोचना है, यहाँ पे फालतू के कैलकुलेशन नहीं करनी है।
और ऐसा क्वेश्चन आता है, एसएससी का ही क्वेश्चन है। तो ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आपको लगे कि ये टाइम कंज्यूमिंग है तो इसको आप मार्क कर लो कि मार्क फॉर रिव्यू कि मैं बाद में करूंगा, और एक बार पहले जो छोटे क्वेश्चन है उनको निबेड़ लो, ठीक है। तो नहीं तो इसमें क्या होगा, एक भाई देखो लगभग 1 मिनट से ऊपर का क्वेश्चन है, ये क्या है लगभग 1 मिनट से ऊपर का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने पे ये सारी वैल्यूज जब मैं पुट करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 4.86 इंटू 10⁻⁵ क्या आ रहा है 4.86 इंटू 10⁻⁵ mm पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। तो इनको ये सारी वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व। अब देखो मैं तो सॉल्व करके लाया हूँ तो इसलिए मेरे को टाइम नहीं लग रहा, पर आपको तो वहाँ एग्जाम में सॉल्व करना है। तो जब भी ऐसा हो तो या तो आपकी अगर कैलकुलेशन स्पीड फास्ट है तो आप हाथों हाथ कर लो, नहीं तो मेरी राय में एक बार इसको छोड़ को रिव्यू कर देना, मार्क फॉर रिव्यू, और बाद में करना, छोड़ना नहीं है ना, बाद में जब टाइम बच जाए तब करना। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बस ये फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज विच इन्फ्लुएंस परमेबिलिटी आर। क्वेश्चन है फिजिकल प्रॉपर्टीज विच इन्फ्लुएंस परमेबिलिटी। अब देखो के का फॉर्मूला क्या था, अपन ने पढ़ा था C गामा W अपॉन में म्यू, ठीक है, इंटू ई क्यूब अपॉन में 1 प्लस ई इंटू डी स्क्वायर। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज जो इन्फ्लुएंस करेगी, अब ऑप्शन देखो, एक तो विस्कोसिटी, एक यूनिट वेट, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन क्या है, बोथ विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट। ये रहा यूनिट वेट और ये रहा विस्कोसिटी, यानी कि दोनों ही इन्फ्लुएंस करता है परमेबिलिटी को, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी है, वाटर की, जो फ्लूइड है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फ्लूइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट करती है, हाँ करती है। कैसे करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट वेट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर 3rd का आंसर हो गया अपने सी। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, डायरेक्ट फटाफट हो जाएंगे अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4th का क्या है, क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करके अपने लिखो कॉपी में, और फिर अपने आप को चेक करो कि सही है कि गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्चार्ज थ्रू अ फ्लो नेट फॉर आइसोट्रोपिक सॉइल। ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या बोला था अपन ने भाई, डिस्चार्ज क्यू इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, के एच एन एफ अपॉन में एन डी पढ़ा था। ये वाला कौन सा ऑप्शन है, एन एफ अपॉन में एन डी वाला। अब ऑप्शन ए ही करेक्ट है। 4th का क्या हो जाएगा, ए। 4th का क्या हो गया अपने, ए। अब के क्या होता है, परमेबिलिटी, एच होता है हेड का डिफरेंस अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, एन एफ अपॉन एन डी क्या होता है, शेप फैक्टर बताया था मैंने। एन एफ होता है नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स और एन डी होता है नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स, ठीक है। तो यही चीज अपन ने सीपेज में पढ़ी थी, ये एज इट इज आ गया। देखो क्वेश्चन क्या आता है एसएससी वगैरह में, जो भी है बहुत सरल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक विद इन 5-10 सेकंड पढ़ते ही ये क्वेश्चन टिक हो गया, तो इतना कोई टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो, फिर फॉलोइंग एंड परमेबिलिटी टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन अ सॉइल स्पेसिमेन हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, द वाटर लेवल इन द स्टैंड पाइप ऑफ डायमीटर, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन सेंटीमीटर पर सेकंड। एज इट इज क्वेश्चन पिछली बार वाला क्या आ गया, एज इट इज क्वेश्चन आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, अभी जैसे लिखा था अपन ने, के इज इक्वल टू 2.303 इंटू ए एल लॉग टू द बेस 10 H1 अपॉन में H2 अपॉन में कैपिटल A इंटू टी। टाइम दे रखा है, एरिया ऑफ सॉइल स्पेसिमेन दे रखा है, लेंथ ऑफ सॉइल स्पेसिमेन दे रखा है, ठीक है, सब कुछ दे रखा है अपने को, स्टैंड पाइप का एरिया दे रखा है, टाइम दे रखा है, एवरीथिंग इज गिवन। अपने को के निकालना है, तो के जब सारी वैल्यूज पुट करेंगे, और एक बार यूनिट का ध्यान रख लेना, कुछ अगर सेंटीमीटर में दे रखा है, यहाँ तो देखो सारे के सारे सेंटीमीटर में दे रखे हैं, पिछले में फिर भी mm और सेंटीमीटर और आवर्स में थे, और निकालना था अपने को mm पर सेकेंड में, लेकिन इस बार जिसमें दे रखे हैं उसी में गिवन। बस एक टाइम का है, टाइम यहाँ हाफ आवर दिया, यानी कि आवर में दिया हुआ, अपने को सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो इसका आंसर जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा ए। देखो आप है ना, बिना कैलकुलेटर ट्राई करने की कोशिश करो, जितना ज़्यादा कैलकुलेटर भूल जाओगे, आपको कैलकुलेटर है भी आपके घर में, ठीक है, क्योंकि अपने को कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ नहीं होता है, तो कैलकुलेटर भूल जाओ कि ऐसा कुछ आपने कभी सुना भी है कैलकुलेटर के बारे में, ठीक है। पूरा कंप्लीटली भूलोगे तभी मजा आएगा, और इसको सॉल्व करो, ऐसे नहीं कि सर ने बता दे ये तो ये, ठीक, आप सॉल्व करो, हो सकता है आपका आंसर कुछ और आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट डेप्थ ऑफ 5 मीटर बिलो द टॉप लेवल ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड रेस्पेक्टिवली आर। ये बोल रहा है कि कहाँ बोल रहा है, टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस 5 मीटर बिलो द टॉप लेवल ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड। अब ये बोल रहा है पॉन्ड, अब अपने को ध्यान रखना है पॉन्ड कैसा होता है भाई, ये है पॉन्ड के नीचे सॉइल होती है, ये सॉइल है, और ये क्या है, पॉन्ड है, वाटर लेवल ये है 5 मीटर, ठीक है।
अब इस टॉप लेवल से नीचे 5 मीटर के नीचे पूछ रहा है टोटल और इफेक्टिव स्ट्रेस। तो टोटल कितना होगा, टोटल होगा 5 इंटू यूनिट वेट ऑफ सॉइल, 5 इंटू यूनिट वेट ऑफ सॉइल। अब यूनिट वेट यहाँ पे केजी के हिसाब से लेना है तो केजी ले लेंगे, ठीक है। तो 5 इंटू, देखो अपने को केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है ना, तो कन्वर्ट हो जाएगा, अपन पहले मीटर में ले लेते हैं 5 इंटू, और इसका क्या होता है, या फिर डायरेक्ट ले लो 1 ग्राम पर सीसी होता है भाई, गामा डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 ग्राम पर सीसी। जैसे आपको कन्वर्जन करना है वैसे कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, एच गामा डब्ल्यू हो जाएगा, एच गामा डब्ल्यू। तो एच कितना है, अगर सेंटीमीटर में करो तो 500 इंटू 1 ग्राम पर सीसी, अगर केजी में करूँगा तो 0.5 केजी पर सीसी, ठीक है। यानी कि सेंटीमीटर, सॉरी सीसी नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर 0.5। अब मेरे को सिग्मा डैश निकालना है, सिग्मा डैश इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा माइनस यू, और यू क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, जितनी हाइट ऑफ वाटर इंटू गामा डब्ल्यू, तो वो सेम टू सेम आ जाएगा कितना, 0.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे निकालना है इफेक्टिव स्ट्रेस, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा माइनस यू, यानी कि इफेक्टिव स्ट्रेस दोनों सेम है, सिग्मा और यू, तो इफेक्टिव स्ट्रेस आ गया 0। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा, 0.5 और 0 वाला ऑप्शन कौन सा है, 0.5 और 0 वाला ऑप्शन है अपने पास ऑप्शन बी। क्या है, 6th का क्या हो जाएगा, बी। तो बस वही है कि मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि वाटर लेवल चाहे कितना ही हो, सॉइल के ऊपर चाहे वाटर लेवल कितना ही हो, उसका इफेक्टिव स्ट्रेस 0 आता है हमेशा। पहले बहुत बार हो चुका है, ये क्वेश्चन में भी आ गया 2-3 बार, थ्योरी में भी बता दिया। तो ये चीजें हो गई अपने हर बार की कॉमन, ठीक है। तो इसमें कोई नया कुछ है नहीं। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे बेटा। अब ये इफेक्टिव स्ट्रेस वाला तो आपको मतलब समझ लो एसएससी के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस वाला। सीपेज, परमेबिलिटी और इफेक्टिव स्ट्रेस में से 2 क्वेश्चन तो आना फिक्स है, और अगर दोनों क्वेश्चन आएंगे तो मैक्सिमम चांसेस है इफेक्टिव स्ट्रेस पे आने के, बाद में सीपेज और उसकी दूसरे वाले पे परमेबिलिटी पे चांस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिटवीन द सीपेज वेलोसिटी एंड द डिस्चार्ज वेलोसिटी इन अ सॉइल। सीपेज वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी में रिलेशन पूछ रहा है। सीपेज वेलोसिटी क्या था, वी एस इक्वल टू वी बाय एन, यानी कि नीटा, वी बाय नीटा, यानी कि सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी बाय पोरोसिटी। अपन ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा था। तो सीपेज वेलोसिटी और ये पूछ रहा है दोनों में रिलेशन बड़ा कौन सा होता है। मैंने बताया था सीपेज वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी या डिस्चार्ज वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि नीटा क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, तो नीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये चीज छोटी तो ये चीज बड़ी हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन में भी अपन ने क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट में यही चीज देखी थी, तो ये फिर आ गया। तो सीपेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी, तो ये ऐसा कौन सा है, पहला क्वेश्चन देखो, पहला ऑप्शन देखो, द फॉर्मर इज ऑलवेज हायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉर्मर पहले वाला हायर है, तो ये ऑप्शन हो गया ए। तो इतना सरल क्वेश्चन है, अपन ने जो पढ़ा है ना उससे कुछ बार नहीं है। ये आप मेरे पे भरोसा रखो कि अगर एक बार धनराज सर ने पढ़ा दिया तो बाहर कुछ नहीं आना। गलती से कोई एक आध क्वेश्चन आ जाए तो उतना गारंटी नहीं, लेकिन 99% अपनी गारंटी है, ठीक है। तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्डिंग इज रेस्पॉन्सिबल टू कंबाइन द सिलिका गिब्साइट सीट इन द काओलोनाइट क्ले मिनरल्स। ये देखो काओलोनाइट में क्या बोल रहा है, सिलिका और गिब्साइट सीट कैसे अटैच होती है। तो मैंने बताया था कि गिब्साइट सीट और सिलिका सीट कैसे अटैच होती है। सिलिका हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे ट्रेपेजियम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऊपर क्या होती है, ये अपना गिब्साइट। गिब्साइट सीट किसको बोलते हैं, एल्यूमिनियम प्रेजेंट हो, अगर मैग्नीशियम होगा तो ब्रूसाइट हो जाएगा, आयरन होगा तो फेराइट हो जाएगा, ठीक है। तो काओलोनाइट मिनरल ओपन बुक लीफ जैसा होता है, ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर होता है। और अगर 2 आपस में जोड़ रहे हैं, या नीचे बना दे दो, अगर 2 शीट्स आपस में जोड़ रहे हैं तो कैसे होता था, कौन सा बॉन्ड होता था, मैंने बोला था एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड। अब Hb स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये तो होता है काओलोनाइट में हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया इसका अपने बी। अगर ये पूछ लेता है इलाइट में कौन सा होता है, तो इलाइट में मैंने बताया था आपको आयनिक बॉन्ड होता है। इलाइट में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। और इलाइट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इलाइट होता है सैंडविच, 2 गिब्साइट सीट के बीच में नहीं, 2 सिलिका सीट के बीच में गिब्साइट क्या होता है, सैंडविच होता है। ऊपर भी ऐसा होगा और नीचे भी ऐसा ही होगा, ये ऐसे। और तो इलाइट में अपने बताया था आयनिक बॉन्ड, और मोंटमोरिलोनाइट में कैसा होता है, वीक वंडरवाल या वाटर बॉन्ड। तो इसके साथ अपने 3 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन में 3 बता दिया मैंने, बॉन्ड बता दिया, शेप बता दिया। तो ऐसा करके
6-7 भी हो गए। ठीक है, तो आपको यही चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक क्वेश्चन आती सारी चीज़ें आपको ध्यान में आनी चाहिए। ठीक है, अब स्वेलिंग सबसे ज़्यादा किस में होती है? मॉन्टमॉरिलोनाइट में। क्यों? क्योंकि उसका जो बॉन्ड है वो क्या है? सबसे वीकेस्ट है। तो जब भी अगर बीच में दरार आएगी, मतलब जब भी आपकी दोस्ती कमजोर है तो कोई भी आसानी से दरार डाल सकता है। तो दरार डालेगा तो मनमुटाव होगा, तो मुंह फूल जाएगा एक दूसरे का। तो स्वेलिंग क्या हो गया? मुंह फूलना। ठीक है, तो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है मॉन्टमॉरिलोनाइट में, फिर इलाइट में और फिर काओलोनाइट में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना। और मॉन्टमॉरिलोनाइट कौन सी सॉइल में होता है? ब्लैक कॉटन सॉइल में, ये भी ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, 8th हो गया, क्वेश्चन नंबर 9th, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ फिल्टर सैंड इज रिप्रेजेंटेड। अब देखो इसकी होशियारी देखो, क्वेश्चन वाले ने क्या करा, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट पूछना है इसको, सिंपल सा CU अपन ने बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है D60/D10, अपने को पता है। अब इसने जानबूझ के क्या डाल दिया? फिल्टर सैंड। अब भाई कुछ भी फिल्टर सैंड डाल, सॉइल डाल, क्ले सैंड, सिल्ट, ग्रेवल, कुछ भी बोले वो, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट तो सबके लिए वही रहना है ना, 1। ठीक है ना, यानी कि ये बोल रहा है कि 1+1 में प्लस क्या है, 2+2 में प्लस क्या है? प्लस तो वही है ना, एडिशन। तो यहाँ पे CU भी क्या रहना है? कांस्टेंट है। CU का फॉर्मूला तो D60/D10। ये मैंने जानबूझ के लिया, क्या बच्चा कंफ्यूज हो जाता कि फिल्टर सैंड में मैंने आपको वो 3-4 लिखा था, जिसमें एक था D15/D85, ऐसे लिखा था ना, D15/D85 और फिल्टर अपॉन प्रोटेक्टेड सॉइल। तो वो चीजें नहीं है, ये पूछ रहा CU का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, और CU की वैल्यू कितनी होती है वेल ग्रेडेड सैंड के लिए? ग्रेटर देन 6 फॉर वेल ग्रेडेड सैंड, इसको अपन सीधा SW लिख लेते हैं। और वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए CU ग्रेटर देन 4। ये सब चीजें आपको लिखाई हुई है, ये ध्यान भी रखना है। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके D60/D10, ऑप्शन है D। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th आपकी स्क्रीन पे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 10th, क्वेश्चन 10th है, ऑन अ ग्रेडिंग कर्व द गैप ग्रेडिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय। ये बोल रहा है कि ग्रेडिंग कर्व पे गैप ग्रेडिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अपन ने पढ़ा था, ये GSD कर्व पढ़ा था। यहाँ पर क्या था? परसेंट, ये पार्टिकल साइज किस में था? लॉग में, लॉग D था, लॉग D यानी कि पार्टिकल साइज था, और यहाँ था परसेंटेज फाइनर यानी कि परसेंटेज n। तो अपन ने 3-4, एक ऐसा पढ़ा था, एक ऐसा पढ़ा था, और एक अपन ने ऐसा पढ़ा था। ठीक है, एक अपन ने यहाँ पे पढ़ा था, एक अपन ने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, तो अपन ने बात करी थी कि पार्टिकल साइज इधर इंक्रीज हो रही है, इधर परसेंटेज फाइनर इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये वाला जो एक्सट्रीम राइट में है, एक्सट्रीम राइट बॉटम में, ये क्या शो करता है? अपन ने पढ़ा था कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को। ये भी अपन ने देखा था। ठीक है, तो अपन ने सारी चीजें ऑलरेडी देख चुके हैं, वही चीजें हैं, नया कुछ भी नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये जब मैंने कर्व बताया था तो बताया था ये होती है कोर्स ग्रेन सॉइल, ये होती है फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक है, ये होता है अपने ये वर्टिकल एस कर्व को अपन क्या बोलते हैं? पुअरली ग्रेडेड सॉइल, पुअरली या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, पुअर ग्रेडेड या यूनिफॉर्म ग्रेडेड एक ही चीज होता है। ये जो फ्लैट एस कर्व होता है ये क्या होता है? वेल ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड यानी कि इसमें सारी साइज अवेलेबल होती है। और ये जो था अपने जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस आती है वो क्या शो करता है? या स्टेप जैसा होता है वो क्या शो करता है? गैप ग्रेडेड। तो ये पूछ रहा है गैप ग्रेडेड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आई ना हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या मतलब है? इस साइज से, ये कोई जो साइज है यहाँ पे, इस साइज से लेके इस वाली साइज के बीच में से कोई अवेलेबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपना परसेंटेज चेंज हुआ ही नहीं, सीधा साइज यहाँ से यहाँ पहुंच गए। एक्स एक्सिस तो चेंज हो रही, वाई एक्सिस पे कोई चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में कोई साइज ऑफ सॉइल अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब हो गया गैप ग्रेडेड। तो फ्लैट एस कर्व होता है वेल ग्रेडेड, वर्टिकल एस कर्व होता है अपना पुअरली ग्रेडेड, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन या स्टेप जैसा, सीढ़ियों जैसा जो होता है वो अपना शो करता है गैप ग्रेडेड। एक्सट्रीम राइट बॉटम कोर्स ग्रेन, एक्सट्रीम लेफ्ट टॉप फाइन ग्रेन सॉइल, इस पे भी आते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर ए। 10th का हो गया अपने आंसर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे 11 नंबर क्या देख रहा है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो बहुत सरल सरल सवाल है सारे के सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉइल। अब ये सरफेस एरिया का इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन है? सरफेस एरिया इंक्रीज कैसे होगा? जैसे जैसे पार्टिकल साइज डिक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होगा? सरफेस एरिया
इंक्रीज होगा, पार्टिकल साइज डिक्रीज हो रही है, इट्स मीन्स सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो अपन ने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा बड़ा कौन होता है, ग्रेवल। तो सबसे छोटा सरफेस, सबसे कम सरफेस एरिया ग्रेवल का, उसके बाद सैंड, उसके बाद सिल्ट, उसके बाद क्ले, और इसके बाद बताया था कोलॉइड्स जो होता है अपना सबसे छोटा होता है कोलॉइड्स। तो अब इसमें से देख लो यहाँ पर आपने कौन कौन सा दे रखा है, क्ले दे रखा है, सिल्ट, सैंड और कोलॉइड्स, ये 4 की बात कर रहा है। तो ये वाला ऐसा कुछ ऑप्शन हो, देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन सी देखो, सैंड, सिल्ट, क्ले और कोलॉइड्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया 11th का। ये सब चीजें देखो आपको ऑलरेडी बताई हुई है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ द ग्रुप इंडेक्स ऑफ अ सॉइल इज रिप्रेजेंटेड एज। अब ग्रुप इंडेक्स का पूछ रहा है नेगेटिव वैल्यू। ग्रुप इंडेक्स का मैंने आपको रेंज लिखाई थी 0 to 20। क्या मैंने नेगेटिव लिखा है? जब रेंज में 0 से 20 लिखा रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि 0 से नीचे तो वैल्यू हो ही नहीं सकती, 0 से नीचे वैल्यू हो नहीं सकती। अब 0 से नीचे नहीं हो सकती, इसका मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती। तो नेगेटिव वाली वैल्यू आ गई फॉर्मूले से, तो उसको हम लोग क्या पुट करेंगे, 0। रिपोर्टेड कैसे करेंगे, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 ऑप्शन कौन सा अपना, बी। अब ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, J इक्वल्स टू 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। अब ABCD एक बार फिर बता देता हूं, अब आ गया क्वेश्चन तो बता ही देते हैं। अब क्वेश्चन आ ही गया है तो अपन बात कर लेते हैं। तो A इक्वल्स टू क्या बताया था, परसेंटेज फाइनर या परसेंटेज फाइन्स -35, B बताया था परसेंटेज फाइन्स -15, C बताया था लिक्विड लिमिट -40 और D बताया था प्लास्टिसिटी इंडेक्स -10। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। इनकी अपर लिमिट लोअर लिमिट ये बताया था 0 to 40, ये भी बताया था 0 to 40, ये बताया था 0 to 20 और ये भी बताया था 0 to 20। तो सारी चीज़ें आपको बताई हुई है ऑलरेडी। और परसेंटेज फाइन्स का मतलब क्या होता है, परसेंटेज फाइन्स का मतलब होता है पार्टिकल साइज स्मॉलर देन 2 माइक्रोन, यानी कि सॉरी स्मॉलर देन 75 माइक्रोन, यानी कि सिल्ट और क्ले की बात कर रहा है ये, सिल्ट और क्ले, सिल्ट एंड क्ले, क्योंकि ये फाइन ग्रेन सॉइल होती है। तो फाइन ग्रेन सॉइल का परसेंटेज होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता, एक चीज़ ये भी बताया था, अगर जितनी वैल्यू कम है उतनी सॉइल क्या है, बेटर है, जितनी वैल्यू कम उतना सॉइल क्या है, बेटर है, और जितनी वैल्यू ज़्यादा है उतना सॉइल क्या है, पुअर है। ठीक है, ये भी बताया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों की स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ। क्या है, सैंड पार्टिकल किससे बने हुए? बाकी देखो ऑप्शन, देखो 3 ऑप्शन तो क्ले मिनरल्स है। तो जो क्ले मिनरल है वो उससे तो सैंड बननी नहीं है भाई, क्ले मिनरल से तो सैंड बननी नहीं। काओलोनाइट, इलाइट, मोंटमोरेलोनाइट, तीनों क्या होते हैं, क्ले मिनरल्स होते हैं। तो चौथा ऑप्शन क्या अपना, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्या हो जाएगा, सैंड, यानी कि डी। क्वार्ट्ज किससे बनता है, मतलब क्वार्ट्ज से क्या बनता है, सैंड पार्टिकल्स बनते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन, तो ऐसे आते हैं एसएससी में। अभी तक एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं, चाहे 2-3 न्यूमेरिकल हैं पर वो हार्ड नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एसएससी का इतना ही लेवल है, इससे ज़्यादा लेवल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14th, एन ओवरऑल वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ अ सॉइल डिपॉजिट फॉर अ लार्ज एरिया में बी डिटरमाइंड बाय। अब देखो के की बात कर रहा है कि के डिटरमाइन करना है लार्ज एरिया के लिए। मैंने बताया था कि लार्ज एरिया के लिए हम लोग कौन सा करते हैं, पंपिंग आउट टेस्ट। लार्ज एरिया के लिए हम लोग कौन सा करते हैं, पंपिंग आउट। और अगर स्मॉल एरिया होता तो हमने बताया था आपको कि पंपिंग इन टेस्ट। पंपिंग इन आपको आगे 2 बताए थे, एक ओपन एंड और एक पैकर। ठीक है, और क्या बताया था कि पंपिंग आउट होमोजीनियस कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए भी, होमोजीनियस कोर्स ग्रेन सॉइल। और ओपन जो स्मॉल एंड है वो स्मॉल एरिया वाला जो, यानी कि पंपिंग इन किसके लिए करते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान। एक और चीज़ बताया था कि जो पानी पंपिंग इन में हम लोग पानी इंसर्ट करते हैं, उस पानी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ग्राउंड वाटर से ज़्यादा होना चाहिए, ये भी बताया था। तो अपने इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पंपिंग आउट टेस्ट। आंसर सी हो गया, 14 का सी हो गया। ठीक है, 14 का अपने क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ
यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट पूछ रहा है किसका, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ अ वेल ग्रेडेड सॉइल। यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट कितना होता है वेल ग्रेडेड सॉइल का, कितना होगा भाई? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। क्वेश्चन नंबर ये हो गया अपना 15th है या आई थिंक 16th है, मैंने कहीं एक आध बीच में नंबर स्किप हो गया था, तो देख लेना। क्वेश्चन नंबर से मतलब नहीं, क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कि यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ अ वेल ग्रेडेड सॉइल, सीयू की मैंने बात करी थी, सीयू शुड बी ग्रेटर देन 4, वेल ग्रेडेड सैंड 6 से ज्यादा होना चाहिए वेल ग्रेडेड सैंड, सीयू ग्रेटर देन 4 वेल ग्रेडेड ग्रेवल। तो सीयू ज्यादा से ज्यादा सीयू कितना, कम से कम सीयू कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो 4 वाला ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सी है वेल ग्रेडेड सैंड के लिए ग्रेटर देन 6। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, शुड बी ग्रेटर देन 6, सीयू फॉर अ वेल ग्रेडेड सॉइल शुड बी ग्रेटर देन 6। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सॉइल सैंपल इज सब्जेक्टेड टू अ लेबोरेटरी सीव एनालिसिस। अब कोई सॉइल सैंपल है, वो लेबोरेटरी सीव एनालिसिस के लिए अपन ने डाल दिया। अब लेबोरेटरी सीव एनालिसिस के लिए डाला तो क्या होएगा, तो ये क्वेश्चन ये 15 ही था, ये अपना 16 है, सही था, नंबर सही लिख रहा था, ठीक है, नंबर से क्या लेन देना। अ सॉइल सैंपल इज सब्जेक्टेड टू अ लेबोरेटरी सीव एनालिसिस यूजिंग अ कंप्लीट सेट ऑफ स्टैंडर्ड IS सीव। अब सीव एनालिसिस कर, आउट ऑफ 3 kg ऑफ सॉइल यूज्ड, तो टोटल वेट कितना हो गया 3 kg, ठीक है, यानी कि 3000 ग्राम, ठीक है। अब उसके बाद 1200 ग्राम वॉज रिटेन्ड ऑन IS 600 माइक्रोन सीव। 1200 ग्राम सॉइल का कहाँ रिटेन हो गई, रिटेन ऑन 600 माइक्रोन, ठीक है। उसके बाद 1500 ग्राम वॉज रिटेन्ड ऑन IS 500 माइक्रोन, 1500 है ना, हाँ 1500 ग्राम रिटेन्ड ऑन 500 माइक्रोन। और पीछे कितनी बच गई, उसके बाद बोल रहा है 500 माइक्रोन 300 ग्राम बच गए अपने कितने पे, 300 ग्राम अपने बच गए 425 माइक्रोन पे, ठीक है, पास कराया, ये कुछ बच गया। इसके बाद ये पूछ रहा है CU यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट पूछ रहा है, तो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है D60/D10, ठीक है। अब D60 का मतलब क्या होता है, 60% जहां से पास हो जाए, ठीक है। अब ये सॉइल देखो 3000 ग्राम थी, यानी कि 1200 ग्राम रिटेन्ड हो गई कहाँ पे, 600 माइक्रोन पे। अब 1200 ग्राम कितना होता है 3000 का 40%, तो 40% रिटेन्ड हो गई इस पे, तो 40% रिटेन्ड हो गई यानी कि 60% पास हो गई। तो ये वाला हो गया अपना D60। जब 40% रिटेन्ड हुई 60% पास हुई, तो यहाँ पे क्या हो गया D60, ठीक है। अब अपने को निकालना है D10। अब देखो कि 1500 ग्राम रिटेन्ड हो गई 500 माइक्रोन पे, तो 1500 और 1700 1500 और 1200 कितना हो गया 2700, तो 2700 बटा 3000 करूंगा इंटू 100 करूंगा तो मेरा कितना आ रहा है 90%, यानी कि 90% जो सॉइल है वो रिटेन्ड हो गई 500 माइक्रोन पे, ठीक है, यानी कि 10% पास हो गई, तो मेरा हो गया D10 ये, ठीक है। अब क्या होता है कि बच्चा क्या करता है फटाफट में, उसको दिखता है कि 300 ग्राम सॉइल यहाँ रिटेन हुई, वो रिटेन तो ढंग से देखता नहीं है, उसके दिमाग में फटाफट क्लिक करता नहीं, क्योंकि SSC में टाइम कम होता है, तो क्या टाइम वो फटाफट बोलता है ये तो क्वेश्चन सरल है, और D10 ले लेता 300 वाले ग्राम वाली, यानी कि 425 माइक्रोन को। ये गलती कई लोगों ने करी इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया। बाकी ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि 3 क्वेश्चन में एक बार तीसरा क्वेश्चन है मेरा CU पे, ऐसा कोई लॉजिक नहीं था, बट लॉजिक ये था कि लोग इसको D10 मान लेते हैं। अगर इसको D10 मान लिया तो अपना क्या हो जाएगा मामला गड़बड़, और आंसर में इससे भी आएगा तो ठीक हो जाता है। तो यहाँ से अपने को लेना है D60 अपना कितना है 600 माइक्रोन, और ये हो गया अपना 500 माइक्रोन, तो ये हो गया 1.2। 1.2 कौन सा ऑप्शन है, 1.2 ऑप्शन है अपना A, तो 16 का आंसर क्या हो गया A। बस ये लॉजिक था कि 300 ग्राम वाली सॉइल जो ये 425 माइक्रोन है, इसको नहीं लेना है, रिटेन्ड नहीं लेना है, अपने को पासिंग लेना है। तो 10% यहाँ तक 90% रिटेन हो गया, तो यहाँ यही हो गया ना D10, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे तो बेटा अपने हाथों से करते रहो और चेक करते रहो अपना क्या स्टेटस है, ठीक है, स्टेटस चेक करते रहो कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश सॉइल कैन नॉट अचीव द प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी। ये बोल रहा है कौन सी सॉइल प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी अचीव नहीं करती, जो नॉन प्लास्टिक होगी। और ऐसी सॉइल कौन सी होती है नॉन प्लास्टिक। क्ले और सिल्ट के बारे में तो मैंने बताया कि क्या होती है प्लास्टिक सॉइल्स,
तो अब इसके अलावा कौन सी बच गई, कोर्स ग्रेन्ड और फाइन ग्रेन्ड। क्ले और सिल्ट दोनों फाइन ग्रेन्ड होती है, तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स जो होती है नॉन प्लास्टिक होती है, यानी कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स नॉन प्लास्टिक होती है। और इसमें ऑप्शन कौन से होते हैं, ग्रेवल एंड सैंड होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 17 का बी, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स आर नॉन प्लास्टिक। तो प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन आया, देखो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल वेरीज अप्रोक्सीमेटली एस। ये बोला है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल वेरीज अप्रोक्सीमेटली एस। ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अपने दिमाग वाला, ये बोल रहा है कि के कैसे वेरी होगा डी के रेस्पेक्ट में, D10 के रेस्पेक्ट में। D10 वाला एक फॉर्मूला पढ़ा था मैंने आपको, बताया था कौन सा फॉर्मूला भाई, सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आपको कौन सा बताया था, क्या नाम था, ये नाम वाला आपका है होमवर्क, कि आप कमेंट में लिख के बताओगे कि क्या नाम है। तो मैंने लिखाया था K = C D10 का स्क्वायर। D10 बताया था सेंटीमीटर में है और C की वैल्यू बताई थी, अगर ये सेंटीमीटर में है तो C की वैल्यू कितनी थी 100, ये बताया था। ये कौन सा फॉर्मूला होता है कमेंट में बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, D10 के रेस्पेक्ट में कैसे वेरी करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ए। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, इंपेरिकल फॉर्मूला का पहला फॉर्मूला ही कराया था मैंने, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है, आप पहले चेक कर लो, प्रीवियस ईयर एसएससी की बहुत सी बुक्स आती हैं, उनमें किसी में भी आप चेक कर लो, अगर मेरे पढ़ाए हुए से एक भी क्वेश्चन बाहर है तो ऐसा होगा नहीं, वैसे होएगा तो जब आप जो बोलो कर लेंगे, क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th, द यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय। ये बोल रहा है यूसीएस सिस्टम जो था वो किसने दिया, यूसीएस या यूएससी सॉइल क्लास यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया, कैसे ग्रांडे ने। किसने दिया, कैसे ग्रांडे ने। ये मैंने आपको उस टाइम नहीं बताया था, अब ये आ गया क्वेश्चन। तो वही मैंने पहले बोला है कि अगर कोई चीज़ मेरे से उस टाइम स्किप हो गई है तो मैं वो क्वेश्चन की फॉर्म में ले आऊँगा। तो इसका आंसर हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 19 का बी, क्वेश्चन नंबर 19 का बी। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर अपना ये वाला लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20, द डायमीटर ऑफ द सीव यूज्ड फॉर फाइंडिंग लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए कौन सा डायमीटर लेते हैं, कि सॉइल जो है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के लिए जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो सॉइल लेते हैं वो सॉइल शुड बी पास फ्रॉम 425 माइक्रोन सीव। कितनी, 425 माइक्रोन सीव से पास होनी चाहिए। तो 425 ऑप्शन कौन सा है, बी। ये मैंने आपको वहाँ पे बताया था, ये मैंने आपको लिक्विड लिमिट के टाइम बताया था। लिक्विड लिमिट किससे फाइंड आउट करते हैं, कैसे ग्रांडे से, या इंपेरिकल मेथड, या कोन पेनिट्रोमीटर, ठीक है। और अगर सैंडी सॉइल है तो लिक्विड लिमिट किससे, उसमें ASTM टूल काम में ले लेंगे, ये भी बताया था, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और अपने आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देखो, द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल सैचुरेटेड विद वाटर टू दैट इन ड्राई स्टेट इज नोन एज। ये बोल रहा है रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल सैचुरेटेड विद वाटर टू दैट इन ड्राई स्ट्रेंथ। अब ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग। कोएफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग ये वहाँ पे बच गया था, और ये इसका आंसर हो जाएगा बी, कोएफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग। ये बोल रहा है कि कोई सॉइल है, अगर उसका सैचुरेटेड स्टेट और ड्राई स्टेट में मैं अगर स्ट्रेंथ निकालूंगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो उसका रेशियो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कोएफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग। बाकी देखो थिक्सोट्रॉपी क्या होता है, थिक्सोट्रॉपी मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम मतलब रीमोल्डिंग के बाद जो सॉइल अपनी स्ट्रेंथ को वापस रीगेन करता है उसको बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी। तो यहाँ पे रीगेन, रीमोल्डिंग या ऐसा कुछ नाम आया नहीं, तो ये होगा नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होता है कंसोलिडेशन में, वो भी वॉल्यूम डिक्रीज का है, तो यहाँ पे अपने वॉल्यूम डिक्रीज कुछ नहीं हो रहा, तो वो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी भी वॉल्यूम डिक्रीज। इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस। कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस आपने पढ़ा था अपने हाईवे में, जब अपन मेथड करते हैं वो हार्डनेस टेस्ट करते हैं तो 20 माइनस वो वेट अपॉन में समथिंग वाला, ठीक है, वेट अपॉन वेट कितना पास हुआ उस सीव से और अपॉन में 100 लेते थे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, तो वो हो गया कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस। तो बीच से बच गया एक ही चीज़, वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग। तो इसका आंसर हो गया बी। तो आप लोग देखो कि 21 क्वेश्चन में से अपने कितने सही हुए और कितने गलत हुए। अब तक अपने देखो 25-25 के 2 हो गए थे, तो 50 क्वेश्चन पहले करा लिए थे, उसके बाद 33 कराया लास्ट लेक्चर, आज 21 करा दिए, तो अपन अब तक 104 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। और अब आ गए अपन, जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो कुछ चैप्टर्स अपने, अब क्या बच गया, सॉइल का कॉम्पैक्शन बच गया, कंसोलिडेशन, शियर स्ट्रेंथ, अर्थ प्रेशर और फाउंडेशन, ये सब 5 चैप्टर बच गए।
अब ऐसे तो आप बोलोगे सर 2 चैप्टर और है, कौन सा? स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वाला जिसमें बोस्टनिस्क और वेस्टरगार्ड है, और उसके अलावा अपना स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स है। देखो उनमें से बहुत कम सवाल आते हैं और थ्योरेटिकल है, अपने को मतलब उनमें कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से हम फॉर्मूला पढ़ लेंगे और नाम पढ़ लेंगे और कुछ नहीं जाना उसमें। आधे घंटे में दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे, इसलिए मैं उनको डिटेल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, और ऊपर ऊपर से आता है, कोई डीप क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो इसके साथ ही अपना लेक्चर आज का होता है ख़त्म। तो देखो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन वाले सीरीज़ है, क्वेश्चन सीरीज़ का अलग से प्लेलिस्ट में भी आ रहा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग के नाम से अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.